हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। सिंप्लीफिकेशन में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लग रहे होंगे और वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही एवं अवरोही क्रम। देखिए, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं कि 2-3 फ्रैक्शन दे देता है और पूछता है कि बताइए इनमें सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, या कह देगा इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, आरोही अवरोही क्रम में लगाइए। कभी कभी भिन्नों की जगह, फ्रैक्शंस की जगह वो इरेशनल नंबर दे देता है और यही चीज़ पूछता है कि उनको अरेंज कीजिए आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। देखिए, इसमें कुल 4-5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। हम पहले जो क्वेश्चंस करने लग रहे होंगे वो टाइप वाइज करने लग रहे होंगे और फिर हर टाइप पर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ लेकर चल रहे होंगे जो आपके पेपर में अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देखने लग रहे होंगे कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ। और बढ़ता हुआ कैसे? देखिए, एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं ये बोल दूं ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो बढ़ता हुआ यही तो क्रम है भाई। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये ए और बी है और मैं कह देता हूं कि बी जो है वो ए से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन ए, तो देखिए ग्रेटर देन का साइन ये होता है और जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका जो मुंह है वो खुला हुआ होता है, यानी कि ये ओपन उधर की तरफ होता है जो नंबर बड़ा होता है। अगर ये बी की तरफ ओपन है तो इसका मतलब है बी क्या है? ए से बड़ा है। अब देखिए, जो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, उसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है और सबसे बाद में सबसे बड़ा नंबर आता है। इन 2, 3, 4, 5 में सबसे बड़ा 5 है, इसलिए ये सबसे बाद में है, और सबसे छोटा 2 है तो ये सबसे पहले है। और ये जो सिंबल है ये कैसे लगेगा? यहाँ ये इस तरह से लगेगा, जो साइन है ये इस तरह से यहाँ लग रहा होगा। देखिए, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है और 5 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा इनका असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, मतलब घटता हुआ। अगर इसी एग्जाम्पल को लूं तो 5 4 3 2, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है और सबसे बाद में सबसे छोटा नंबर आता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जो बड़ा होगा साइन उसकी तरफ को खुलेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। समझ आ रहा है जी? देखिए, पेपर में आपसे ये नहीं कहेगा कि इन्हें घटते क्रम में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ। वो आपसे कहेगा कि इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ। तो आपको पता होना चाहिए, आरोही होता है बढ़ता हुआ, जिसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में और सबसे छोटा नंबर सबसे पहले होता है। अवरोही होता है घटता हुआ, जिसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपके फ्रैक्शंस पे पूछ लेगा। अगर मान लो 2 फ्रैक्शन है, ए बाई वी एंड एक्स बाई वाई, अब मैं कह दूं ये वाली बड़ी है ये छोटी है, तो फिर जो साइन है वो किस तरफ खुलेगा? इस तरफ खुलेगा। समझ में आ रहा है? और देखिए, इसको हम 3-4 टाइप में कवर करेंगे। 3-4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 जो फ्रैक्शन पर बेस्ड होगा, और उस टाइप में भी हम 5 वैरायटी पढ़ रहे होंगे। तरह तरह के सवाल, किस तरह के सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं या अब तक पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। और टाइप 1 है फ्रैक्शन बेस्ड। फ्रैक्शन बेस्ड मतलब भिन्नों पर आधारित। अब
फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शंस पर आधारित सवाल करने हैं, मतलब आपको 2-3 फ्रैक्शनों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या देखना है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो आपके पास कई सारे तरीके हैं, आप उनसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये कोई फ्रैक्शन है 1/2 या ये कोई फ्रैक्शन है 1/3 या ये कोई फ्रैक्शन है 2/5, तो ये जो होता है ये इस फ्रैक्शन का क्या होता है, अंश। इंग्लिश में इसको बोलता हूं न्यूमरेटर। और ये क्या होता है इस फ्रैक्शन का हर। ये क्या होगा जी, डिनोमिनेटर। अब क्या करो आप, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप करो क्या, आप इस फ्रैक्शन का जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसको आप ऐसे मान लो कि ये रुपए हैं। ये क्या है, रुपए। और जो इसका हर है, डिनोमिनेटर, उसे आप ये मान लो कि ये व्यक्ति हैं, लोग हैं, पर्सन हैं, जिनमें हमें इन रुपयों को बांटना है। और इसकी जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, जैसे यहाँ 1/2 आएगा 0.5, तो ये 0.5 क्या है, ये है प्रत्येक व्यक्ति को मिला धन, मिला पैसा मान लो आप। एक बार दोबारा से बताता हूं, जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसे रुपए मान लो, जो हर है उसे मान लो कितने व्यक्ति हैं, और जो वैल्यू आई है उसे मान लो आप इसे सोल्व करने के बाद कि हर आदमी को कितना पैसा मिला है। और वैल्यू किसकी है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, भिन्न की वैल्यू है, फ्रैक्शन की वैल्यू है। ये फ्रैक्शन का मान है, भिन्न का मान है कि इतना, इस भिन्न का मान इतना है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो ये फैमिली 1 है, तो फैमिली 1 में 1 रुपया 2 लोगों में बांटना है, तो हर आदमी को कितना पैसा मिलेगा, 0.5। अगर ये फैमिली 2 है तो 1 रुपया 3 लोगों में बांटना है, तो हर आदमी को कितना मिलेगा, 1/3 को का मतलब कितना होता है, 0.33। अगर ये फैमिली 3 है तो 2 रुपये 5 लोगों में बांटने हैं, तो हर आदमी को कितने मिलेंगे, 5 चौक 20, 0.4 रुपये मिलेंगे हर आदमी को। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी। इसी की हेल्प से हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने लग रहे होंगे और आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। आप इस चीज़ को समझें कि जो अंश है उसको रुपए मान लूँगा, जो हर है उसको मान लूँगा कितने व्यक्ति हैं, और जो ये सोल्व करके आएगा यही इस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। और वो क्या होगा, ये होगा कि हर आदमी को कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ रही होगी। अब देखिए, ये जो टाइप 1 है इसमें 5 वैरायटी हैं। कितनी वैरायटी हैं जी, 5 वैरायटी हैं इसमें। अब एक एक करके उन वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे होंगे कि किस किस तरह से फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। और बाद में ये हम क्या कर रहे होंगे, आपके पेपर के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी एसआई हो, उनको एक क्लास में हम करने लग रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 वैरायटी 1। इसमें क्या है, लिखेंगे जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो when the denominators of fractions are equal। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मुझे आपको पता है कि जो भिन्न है उसको मैं ऐसे लिखूंगा अंश बटे हर के रूप में, और अंश को बोलता हूं न्यूमरेटर
और भिन्न को हर को बोलता हूँ डिनोमिनेटर। तो मैं इसको लिखने के लिए ऐसे यूज कर रहा हूँ n/d। n मतलब न्यूमरेटर मतलब अंश, d मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर। अगर इस अंश को मैं बढ़ा रहा हूं तो बेटा मैं ऐसे यूज करूंगा n इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अगर मैं इस n को घटा रहा हूं तो मैं एक ऐसा सिंबल यूज करूंगा कि n डिक्रीज हो गया। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना क्या लिख दिया, इसलिए मैं आपको सब चीजें पहले बता रहा हूं। n इंक्रीज, n डिक्रीज, d इंक्रीज और d डिक्रीज, बस ये चीजें हैं आपके। ये d है, d के साथ अगर ये लगा हुआ है इंक्रीज तो मतलब d की वैल्यू बढ़ गई है, हर की वैल्यू बढ़ गई है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई है। अगर ये है तो डिक्रीज हो गई है, घट गई है। समझ आ गया होगा। अब व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल, इसका मतलब ये है कि अगर यहां डिनोमिनेटर d है तो बेटा यहां भी क्या होगा, d। समझ में आया, क्योंकि डिनोमिनेटर हर क्या है, इक्वल। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि n जो है न्यूमरेटर वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। भाई दो, जब डिनोमिनेटर सेम है तो जब हर समान है तो अंश में दो तरह का ही परिवर्तन हो सकता है, या तो ये इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, या क्या हो रहा होगा, ये बेटा घट रहा होगा, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, लेकिन d सेम है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जी आप देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैं ऐसे लिख देता हूं 2/5, और अगर ये बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा बेटा 3/5, और अगर ये 2/5 है और अगर ये घट रहा है तो ये हो जाएगा सपोज करो 1/5। ये तो सेम रहेंगे, एक में ये बढ़ा दिया और एक में ये घटा दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। एक छोटी सी चीज से समझते हैं। देखिए बेटा, मैंने कहा था ये क्या है, रुपए, और ये क्या है, लोग। तो यहां बताइए ये 2 रुपए कितने लोगों में बट रहे हैं, 5 लोगों में। 2 रुपए कितने लोगों में बट रहे हैं, 5 लोगों में। और ये 3 रुपए, भाई ये रुपए और ये लोग। देखिए लोग तो यहां भी 5 हैं और लोग यहां भी 5 हैं। सपोज करो ये फैमिली 1 है और ये फैमिली 2 है। अब चलो मैं 2 की जगह 200 कर लेता हूं, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इजी हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये फैमिली 1 है, इस फैमिली 1 की इनकम मान लीजिए 200 रुपए है, क्योंकि ये रुपए हैं, और कितने लोगों में बढ़ती है, 5 लोगों में। और इस फैमिली की इनकम कितनी है, 300 रुपए, और ये भी कितने लोगों में बढ़ती है, 5 लोगों में। तो सामान्य सी बात ये है कि भैया देखो, जब दोनों में फैमिली मेंबर तो बराबर हैं और यहाँ 200 रुपए की कमाई है तो ये 205 में बट रहे हैं, यहाँ कमाई बढ़ गई लेकिन लोग उतने ही हैं, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ प्रत्येक आदमी को ज्यादा पैसे मिलेंगे इसके कंपेयर में। समझ आ रहा है भाई, जब लोग बराबर हैं और पैसे बढ़ गए तो क्या हर के हिस्से में ज्यादा पैसे नहीं आ जाएंगे, हर आदमी के हिस्से में। चाहे आप देख लीजिए भाई, यहाँ कितना आ रहा होगा, 5 चौक 20 40, और यहाँ कितना आ रहा होगा, 5 छंग 30, 5 छंग 30 मतलब 60। यानी कि यहाँ हर आदमी के हिस्से में 40 आ रहे हैं और यहाँ हर आदमी के हिस्से में 60 आ रहे हैं। 40 और 60 में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये बड़ी हो जाएगी, ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब ये डिनोमिनेटर हर जो हैं ये समान होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, n से n जो है वो इंक्रीज हो गया, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी जो बढ़ गई है। ठीक है, दूसरे तरीके से इसे को भी देख लेते हैं। देखिए यहां सपोज करो 200 रुपए हैं और यहां 100 रुपए हैं। यहाँ 200 रुपए 5 लोगों में बट रहे हैं, यहाँ 100 रुपए 5 लोगों में बट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा पैसे पड़ रहे होंगे। चाहे आप देख लो 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, यहाँ 40 है और यहाँ 20 है। इसका मतलब ये है कि जब इस हर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है, मतलब कोई चेंज नहीं होता डिनोमिनेटर की वैल्यू में, हर की वैल्यू में, तो वो वाली भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए इस यहाँ 5 सेम है, तो इस 200 और 300 में से कौन सा बड़ा है, भाई यही तो अंश है। अब 200 और 300 में से कौन सा बड़ा है, 300। तो देखो कौन सी वाली बड़ी है, 300 वाली। इस
जब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है 5, तो इस 200 और 100 में कौन सी बड़ी है? ये 200 वाली। क्यों? क्योंकि इन 100 और 200 में से कौन बड़ा है? 200। इसका मतलब ये है, जो रिजल्ट निकल कर आया है वो ये है, जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है। When the denominators of fractions are equal, then the fraction having larger numerator will be greater या larger। जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसका क्या होगा? अंश बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वैरायटी वन समझ आ रही होगी। एक एग्जांपल लिख लेते हैं इस पर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं 17/28, 19/28 और 27/28 में बताइए सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? तो आप देखोगे कि सबका डिनोमिनेटर हर जो है वो बराबर है, और जब हर बराबर होता है तो वही भिन्न बड़ी होती है, वही फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका। तो ये हो जाएगी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, और ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। समझ आ रहा है जी? सबसे छोटी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वैरायटी वन आपको समझ आई होगी, और वैरायटी वन को मैं एक बार इधर लिख देता हूँ जिससे 5 की 5 वैरायटी आपकी एक साथ यहाँ पर हो जाएंगी। तो वैरायटी वन ये थी कि अगर सर ये दो फ्रैक्शन हैं और दोनों के डी जो हैं वो बराबर हैं और ये एन है और ये एन इंक्रीज है, तो कौन सी वाली बड़ी होगी? जो बड़ा है जिसका अंश वही बड़ी हो जाएगी। और अगर ये बेटा n है, ठीक है, और ये n डिक्रीज हो जाए और यहाँ d दोनों में सेम है, तो इस n और n डिक्रीज में कौन सा बड़ा है? ये तो कम है, ये ज़्यादा है, तो कौन सी वाली बड़ी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ये वैरायटी वन है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं वैरायटी टू की तरफ। पहली वाली में अंश हर बराबर थे, अब अंश बराबर करते हैं। जब भिन्नों के अंश बराबर हों, when the numerators of fractions आर इक्वल। जब अंश बराबर होते हैं तो क्या होता है? देखिए जी, अब अंश बराबर होंगे तो मतलब ये n है तो ये भी n है, ये n है तो ये भी n है बेटा। लेकिन चेंज कहाँ हो रहा होगा? डिनोमिनेटर में, हर में हो रहा होगा। क्या चेंज हो सकते हैं? या तो डिनोमिनेटर बढ़ सकता है या डिनोमिनेटर घट सकता है जी। सही है जी। एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, मान लीजिए मैं कह देता हूँ ये है 2/3। अब यहाँ तो बेटा 2 ही रहेगा, ये बढ़ गया तो ये हो गया 4। ये मान लीजिए ये 2/3, ये तो 2 ही रहेगा, ये मान लीजिए हो गया 2। सही है जी, इतनी बात। अब आप एक चीज़ देखिए बेटा, मैंने बताया था अंश क्या होते हैं? रुपए। यहाँ 2 रुपए कितने लोगों में बंटने हैं? 3 लोगों में। देखिए, ये मान लीजिए फैमिली 1 है और ये है फैमिली 2। अब यहाँ 2 रुपए 3 लोगों में बंटने हैं और यहाँ 2 रुपए 4 लोगों में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब पैसा बराबर है, जितने ज़्यादा में बटेगा उतना कम कम पड़ेगा। चाहे आप देख लीजिए भाई, 2/3 का मतलब कितना होगा? 0.66। भाई 1/3 0.33, तो 2/3 0.66। और बेटा ये 2/4 का मतलब कितना है?
भैया 2/4 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5। यानी यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ रहे थे 66 पैसे और यहाँ पढ़े हैं 50 पैसे। इतना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल यहाँ देखिए, ये 2 रुपये 3 लोगों में बट रहे थे और ये 2 रुपये 4 लोगों में बट रहे हैं। जब ज़्यादा लोगों में बटेंगे तो कम कम पड़ेंगे और यही इस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। समझ में आ गया जी। सेम चीज़ यहाँ बेटा, यहाँ तो 0.66 है और ये 2/2 1 है, तो यहाँ कौन सा बड़ा है? ये देखिए, यहाँ 2 रुपये 3 लोगों में बटे थे और यहाँ 2 रुपये 2 लोगों में बटे थे। अब जब लोग कम हो गए तो पैसा तो बढ़ जाएगा ना हर के हिस्से में। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि देखो बेटा, जब अंश बराबर होते हैं, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। छोटी होती है, ये बात समझ आई होगी आपको। इंग्लिश में भी लिख दूं जी, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शंस आर इक्वल देन द फ्रैक्शन हैविंग larger denominator will be smaller। जितना बड़ा हर होगा उतनी ही छोटी क्या होगी? भिन्न होगी। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। न्यूमरेटर सबके बराबर रख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ 3/5, 3/8 और 3/13। अब पूछता हूं भाई सबसे बड़ी बताओ। तो देखिए, जब न्यूमरेटर बराबर हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। क्योंकि देखिए, ये तो केवल 5 लोगों में बटने हैं, यहाँ 8 में और यहाँ 13 में, तो यहाँ तो सबसे कम कम पड़ेगा ना हिस्से में। भाई 3/13 की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि ये 13 लोगों में बट जाएंगे 3 रुपए, यहाँ 8 ही लोगों में बटेंगे और यहाँ 5 में। या आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट से भी देख सकते हो कि जब अंश बराबर होते हैं, न्यूमरेटर बराबर होते हैं, तो जितना छोटा हर होगा उतनी बड़ी भिन्न होगी। 5, 8 और 13 में सबसे छोटा 5 है, तो सबसे बड़ा 5, ये वाली भिन्न हो जाएगी। उससे छोटी ये वाली भिन्न हो जाएगी और सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी हो जाएगी ये, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? सबसे छोटा है। तो इसमें हमारी वैरायटी 2 में भी हमारी 2 चीज़ें निकल कर आई, और वो क्या हैं उन चीज़ों को मैं देखता हूँ। देखिए, अगर मैं ये बोल दूँ कि भाई ये n और n तो सेम है, यहाँ d है और यहाँ d इंक्रीज है, तो जब न्यूमरेटर बराबर होते हैं तो जिसका d बड़ा होता है वो छोटी होती है और जिसका d छोटा होता है वो बड़ी होती है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये और कि अगर ये n है और ये d है और ये n है और ये d है, ये डिक्रीज है, तो इन दोनों में कौन सा छोटा है? ये वाला भाई, क्योंकि ये तो घट रहा है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। ये वैरायटी 2 है। इसमें ये 2 रिजल्ट निकल कर आए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें अब तक। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ, वैरायटी 3 की तरफ। देखिए, अब अभी तक क्या हुआ था, या तो d इक्वल था या n इक्वल था, लेकिन अगर हम ऐसे कर दें ना d इक्वल है ना ही n इक्वल है, तो देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। देखिए, मैं पहले इस n को बढ़ा देता हूं और d को घटा देता हूं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। अब आप ये देखिए, वैरायटी 3 में ये है कि n/d, n को बढ़ा दिया और d को घटा दिया। दोनों को आप एक बार ध्यान देना, एक बढ़ा है तो एक घटा है। अब एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो बेटा, मान लीजिए ये 1/2 है। अब इसको मैं बढ़ा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 2, और इसको मैं घटा देता हूं, इसको कर देता हूं 1। या आप ऐसे मान लो भाई ये 3/5 है, इसको बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4, और इसको घटा देता हूँ,
तो इसको भी कितना कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। दोनों इसी के एग्जाम्पल हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 1 रुपया कितने लोगों में बट रहा है, 2 लोगों में। और बेटा यहाँ कितने रुपए, 2 रुपए, और कितने लोगों में, 1 लोगों में। ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है। तो देखो हुआ क्या है, पैसे भी बढ़ गए और लोग भी क्या हो गए, कम। तो भाई यहाँ तो डबल फायदा हो गया। देखिए पैसे भी बढ़ गए और लोग भी कितने हो गए, कम। तो ऑब्वियस बात है ये वाला बड़ा होगा। भाई जब देखिए पहले 1 रुपया था, अब रुपए भी कितने हो गए, 2। पहले यहाँ 1 रुपया कमाते थे ये, अब कितने रुपए कमा रहे हैं, 2। अब पहले 2 लोगों में बंटता था, अब कितने लोगों में बंट रहा है, 1। तो देखो यहाँ भी फायदा, रुपए बढ़ गए, और यहाँ भी फायदा, लोग कम हो गए। तो जब इसमें तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियस है, निश्चित सी बात है, ये वाली चीज क्या होगी, बड़ी हो रही होगी। चाहे आप सोल्व करके देख लो, यहाँ क्या आएगा बेटा 0.5 और यहाँ क्या आएगा 2। तो ऑब्वियस है ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जब भी ऐसी बात आ जाए कि न्यूमरेटर बढ़ रहा हो और डिनोमिनेटर घट रहा हो, तो ऑब्वियस है ये वाली जो फ्रैक्शन है ये बड़ी होती है पहली वाली फ्रैक्शन से। ठीक है, देख लेना, n बढ़ा है, d घटा है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलो इसी में ही ले लेते हैं हम इस अगली चीज को भी। देखिए ये n/d है और ये है n। देखिए 1 बढ़ा 1 घटा, तो अब क्या इसे घटा देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं। जब भी ऐसा हो 1 घटे दूसरा बढ़े, तो देखिए बेटा अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये मान लीजिए 2/3 है बच्चे, अब इसको घटा देता हूं, ये 1 हो जाता है, और इसको बढ़ा देता हूं, ये 4 हो जाता है। तो देखिए ये 2 रुपए थे, ये 1 रुपए हैं, ये 3 लोगों में बंटते थे, ये 4 लोगों में बंटते हैं। इसका मतलब देखिए रुपए घट गए, पहला नुकसान, लोग बढ़ गए, दूसरा नुकसान। जैसे यहाँ डबल फायदा था, वैसे ही यहाँ क्या है, डबल नुकसान है। तो भैया जब इस वाले में नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ओबियस है ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। बताओ हाँ या ना। भाई रुपए भी घट गए, लोग बढ़ गए, अब कम रुपए ज्यादा लोगों में बट रहे हैं, तो और कम कम मिलेंगे पहले के कंपेयर में। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? यानी कि जब भी ऐसा हो जाए, n क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो, d इंक्रीज हो रहा हो, तो पहले वाली क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि आपको ऐसे देखना है बेटा, n और d पे देखना है, साइन अपोजिट होने चाहिए। मतलब देखो ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज। जब भी ऐसा हो रहा हो, एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो, एक घट रहा हो दूसरा बढ़ रहा हो, तो न्यूमरेटर को देख लो, अंश को देख लो। अगर वो बढ़ा है तो ये देखिए, अगर ये बढ़ा है तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, अगर n घटा है तो ये वाली फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। इसका मतलब पहली वाली बड़ी होगी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज समझ आई होगी। तो अब वैरायटी 3 में चलते हैं और वैरायटी 3 के दोनों केस एक साथ लिख लेते हैं। देखिए ये है वैरायटी 3। n/d और n बढ़ रहा हो, d डिक्रीज हो रहा हो, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो n को देखना है, n बढ़ा है तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, n/d, n घटेगा तो d बढ़ेगा, n को देखना है, ये घटा है तो मतलब ये वाली बड़ी हो जाएगी। ये हो गई वैरायटी 3। वैरायटी 4, वैरायटी 4 देखिए बच्चों, देखिए अब क्या हो रहा होगा, इन तीनों में से कोई सा केस नहीं होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ देखिए, ना तो d सेम होगा, ना n सेम होगा, ना ये साइन अपोजिट होंगे। मतलब एक बढ़ रहा था एक घट रहा था, अब क्या होगा, या तो दोनों बढ़ रहे होंगे या दोनों घट रहे होंगे। यानी कि अगर चीज ऐसे हो जाए n/d, या तो दोनों बढ़ रहे हों या दोनों घट रहे हों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं, या तो दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हो। तब देखिए कैसे करते हैं। और इस चीज को समझने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब तक आपके टीचर ने आप ये पढ़ा रखा होगा आपको कि सपोज करो अब मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा 12/13
और 7/9, इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको ये बता रखा होगा कि आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछी गुणा कर लो। 12 नम्मा 108 और 13 सत्ते 91। अब देख लो 108 और 91 में कौन सा बड़ा है, 108, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। जो आपने रट रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए बेटा 2 नंबर हैं ए और बी, ये दोनों पॉजिटिव हैं और मैं ये कह रहा हूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, या बेटा क्यूब कर दूं दोनों तरफ, या मैं स्क्वायर रूट कर दूं दोनों तरफ। तो तब भी क्या होगा, अगर a b से बड़ा है और दोनों तरफ मैं सेम ऑपरेशन लगाऊं, यहां भी 2 से गुणा, यहां भी 2 से, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, तो हमेशा वही नंबर बड़ा होगा जो पहले से बड़ा है। चाहे आप देख लीजिए, अगर मैं इसको 3 ले लूं और इसको 2 ले लूं, तो ये क्या आएगा 6 और ये क्या आएगा 4, ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 27 और ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 1.732 और ये क्या होगा 1.414। इसका मतलब ये है कि जो संख्या बड़ी है वो हमेशा बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो हमेशा छोटी रहेगी अगर मैं दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाता हूं, अगर मैं दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाता हूं। यही चीज भिन्नों पर होती है। सपोज करो 2 भिन्न है a/b और x/y, और मैं कह रहा हूं कि a/b बड़ा है x/y से, 2 फ्रैक्शंस हैं। तो बेटा अगर मैं आपसे ये कह दूं ना कि 2 से गुणा करने के बाद दोनों तरफ कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो यही बड़ी होगी जो पहले से बड़ी है। या अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताओ x से, अगर मैं ये कह दूं कि बताओ m से दोनों तरफ गुणा करने के बाद कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो भैया बड़ी वही होगी जो पहले से बड़ी है। और पहले से बड़ी कौन सी है, a/b। या इसका उल्टा भी सही है, मैं आपसे कह दूं ma/b बड़ा है mxy से, तो मैं पूछ लूं a/b और x/y में कौन सा बड़ा होगा। तो आपने देखा कि हमने क्या करा है, सेम ऑपरेशन अप्लाई किया है, दोनों तरफ m से गुणा करी है और तब जो है ये वाला आंसर बड़ा आ रहा है। तो फिर आपको ये सोचना है कि जब गुणा करने के बाद ये वाला बड़ा आ रहा है, इसका मतलब गुणा करने से पहले भी कौन सा बड़ा होगा, यही वाला बड़ा होगा। अगर ये दे रखा है तो ये बात सही है, और ये दे रखा है तो ये बात भी क्या है, सही है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 2 संख्याओं में 10 से गुणा करने के बाद, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि a/b और x/y में 100 से गुणा करने के बाद ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है, गुणा करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि बताओ a/b और x/y में कौन सा बड़ा होगा, तो आपने देखा जब गुणा करने के बाद ये बड़ा है तो गुणा करने से पहले भी यही बड़ा होगा, हाँ या ना। समझ आ रहा है जी इतना? चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे मैं ये बोल दूं 3/5 और 7/9, इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो मैं क्या करता हूं, इस 5 × 9 इन दोनों का एलसीएम है 45, तो 45 से दोनों तरफ गुणा कर लेता हूं। जैसे ही 45 से गुणा करूंगा, 5 × 9 45, ये हो जाएगा 9 × 27 और 9 × 5 45, 7 × 5 35। अब मैं देख लूंगा कि 27 और 35 में 35 बड़ा है, यानी कि गुणा करने के बाद ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब गुणा करने से पहले भी कौन सा बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसा ना करना चाहूं, इसमें क्या देखिए इसमें क्या टाइम लग रहा है, हमें पहले एलसीएम लेना पड़ रहा है और फिर उस एलसीएम की क्या करना पड़ रहा है, गुणा करनी पड़ रही है दोनों तरफ से। मेथड यही है
अभी देखिए जो आपने पढ़ा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ वो आया कहाँ से है। देखिए आप इन दोनों की गुणा करिए, 9 तिया 27 और 7 पंजे 35, क्या ये सेम नहीं है 27 और 35? यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हो, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है उससे दोनों तरफ क्या कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो। या मैं ये कह सकता हूं इस 5 गुणा 9 45 से आपने क्या कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 27 यहाँ 35, ये भी 27 और 35। लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्यों हैं। अब आपको पता चलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि एक कॉमन नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर ली, और जब कॉमन नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करता हूं तो जो आंसर बड़ा आता है वही फ्रैक्शन भी बड़ी होती है। यहां कॉमन नंबर है 45, जब 45 से दोनों में मल्टीप्लाई किया तो ये 35 बड़ा आया, और 35 इसका मतलब 35 वाली जो फ्रैक्शन है 7/9 ये बड़ी होगी। अब तक आपने पढ़ा था कि मैं केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आपको पता नहीं था क्यों कर लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको पता चल गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि एक कॉमन नंबर से क्या कर दी हमने, मल्टीप्लाई। और कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहता है और जो छोटा है वो छोटा ही रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान है। देखिए 9 तिया 27, 7 पंजे 35, यहां मेहनत करनी पड़ रही है। 5 गुणा 9, 45 से पहले गुणा कर रहा हूं, फिर भाग कर रहा हूं, जो कट रहा है काट रहा हूं और फिर उनकी गुणा कर रहा हूं। मतलब यहां काम ज्यादा है, यहां काम कम है, इसलिए अच्छा है आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी नंबर से गुणा करके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो बड़ा है बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है छोटा ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ आई होगी। तो देखिए जब भी ऐसा हो जाए, जब दोनों इंक्रीज हों या दोनों डिक्रीज हों, तो इस वाले में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं। और ये क्या है बेटा, वैरायटी 4, ये है वैरायटी 4। अब बढ़ते हैं वैरायटी 5 की तरफ। देखिए सपोज करो ये है a/b, ये है x/y और ये है p/q। ठीक है, और इनमें जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ है, वही डिफरेंस यहाँ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सपोज करो ये बोल देता हूँ 101/103, 105/107 और 120/122 या 121/123 कर लेता हूँ। देखिए ठीक है, मैं लिखता हूँ 101/103, 105/107, 121/123। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए इन फ्रैक्शन में कौन सी तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम जा रहा होगा। लेकिन जब आप एक चीज इनमें ऑब्जर्व करने लग रहे होंगे कि यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है और यहां भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि जब तीनों फ्रैक्शंस में या 4 फ्रैक्शन हो, 5 फ्रैक्शन हो, जब डिफरेंस इक्वल होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो बेटा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा कौन, किसका अंश है, न्यूमरेटर इसका, तो सबसे बड़ी ये, उससे छोटी ये और सबसे छोटी ये। देखिए इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो ये 3/5 है, ठीक है, और ये 7/9 है और ये 11/13 है। अब देखिए बेटा, अब मुझे ये देखना है कि ये बात सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो देखिए 9 तिया 27 और 7 पंजे 35, तो 27 और 35 में ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ी होगी। अब इन दोनों में देखिए 13 7 91 और 11 9 99, 91 और 99 में ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ी होगी। और हमने भी तो यही बताया था, जब डिफरेंस इक्वल होता है तो जिसका न्यूमरेटर होता है वो सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी होती है। तो देखिए 11 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। और ये डिफरेंस 2 नहीं, कुछ भी हो, 3 4 10 5000 20,000, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
एक कॉन्सेप्ट ये था। तो टाइप 1 में यही 5 वैरायटी हैं, इन्हीं पर सवाल आते हैं, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम लेके चल रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों पर, जो आपके पेपरों में, चाहे वो दिल्ली पुलिस एसआई हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है, यूपी एसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, जो भी क्वेश्चंस आपके पेपरों में पूछे गए हैं अब हम उनको सोल्व करने लग रहे होंगे। टाइप 1 पर सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करा दूंगा, फिर इसी तरह से टाइप 2 करेंगे, इसी तरह से टाइप 3 और टाइप 4, तो सारे टाइप को एक एक करके हम करने लग रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए।